कहिए तो क्या पढ़ना है? ओ इनट गैस। बस 10 मिनट का क्लास है, थाम कर। अरे हल्ला मत करो। चलिए 10 मिनट दिल थाम कर बैठिए। इनट गैस पढ़ना, इनट गैस। उसके बाद ऑर्गेनिक चालू करेंगे अगला सप्ताह। क्वेश्चन आंसर का वीडियो क्लास मिल गया है? मिल गया है ना? क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ना? क्या हुआ? क्या हुआ? क्वेश्चन आंसर का वीडियो क्लास कर लेना है। कोई दिक्कत हुआ है कि नहीं ना? तब आइए, और वीडियो क्लास करने में कोई दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन आंसर का तो ऑफिस में जाकर पता कर लीजिएगा, बता देगा कैसे होता है। ठीक है? और नहीं बता रहा है कि जानबूझकर पूछने जाइएगा तो क्या बताएगा। ध्यान दीजिए कि आवर्त सारणी, अब एक एक पॉइंट यहीं पर याद करिए। आवर्त सारणी के ग्रुप 18 यानी कि वर्ग 18 में, वर्ग 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन है। इसी को अक्रिय गैस कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस। क्लियर? अब इन 6 गैस, ये सबके सब गैस हैं, इन 6 गैसों को आखिर इनर्ट गैस क्यों कहा जाता है? आवर्त सारणी के वर्ग 18 में जो ये 6 गैस है, जिसे इनर्ट गैस हम लोग कहते हैं, इसको हम इनर्ट गैस क्यों कहते हैं? तो इनर्ट गैस इसलिए कहते हैं कि यह किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है। यह किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है, अर्थात रासायनिक रूप से यह क्रियाशील नहीं है। रासायनिक रूप से यह रिएक्टिव नहीं है, पूरी तरह से इनएक्टिव है। और पूरी तरह से इनएक्टिव होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस कहा जाता है। इनर्ट गैस कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के वर्ग 18 के इन 6 गैसों को अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। अक्रिय गैस भी और निष्क्रिय गैस भी इसलिए कहते हैं कि यह गैस किसी भी अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता है, रासायनिक रूप से यह पूरी तरह से अक्रियाशील है। अब फिर एक सवाल बनता है कि अगर यह सभी के 6 गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करता है और रासायनिक रूप से यह पूर्णतः अक्रिय या निष्क्रिय है, तो ऐसा क्यों है? तो अगर इन गैसों में हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए तो 1s2, हीलियम का परमाणु संख्या 2 और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है। बाकी जितने भी है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, इन गैसों के
इन गैसों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इन सबके परमाणु के अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और Np6 है। यानी कि अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब परमाणु के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np6 N कक्षा की संख्या है। अगर NH2 Np6 तो 4 2 8 यानी कि अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। सभी अक्रिय गैस हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी तत्व के परमाणु में एक ही सेल हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो और एक से अधिक सेल की स्थिति में अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर किसी तत्व के परमाणु में एक सेल हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, एक से अधिक सेल की स्थिति में अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णतः अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। और पूर्णतः अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने का मतलब ना तो इसे इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जरूरी है, ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जरूरी है, न ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने की जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन कुछ करने का जरूरी है ही नहीं तो फिर यह रिएक्शन करेगा। रिएक्शन 2 या 2 से अधिक तत्व रिएक्शन तब करते हैं जब उन्हें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जब उन्हें इलेक्ट्रॉन की त्याग करना है, जब वो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने के सक्षम होते हैं तभी अभिक्रिया होता है। और पूर्णतः अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब अब इन्हें इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण साझेदारी नहीं करना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की। और जब इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरी नहीं है, न त्याग करने की, न ग्रहण करने की, न साझेदारी करने की, तो अभिक्रिया नहीं होगा। तो अक्रिय गैस को अक्रिय इसलिए कहते हैं क्योंकि यह किसी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। और किसी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करने का कारण क्या है? अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अक्रिय गैस किसी अन्य तत्वों से अभिक्रिया इसलिए नहीं करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णतः अस्थायी होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णतः अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। अब कहिएगा कि पूर्णतः अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो हम इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर इसे उत्तेजित अवस्था में ला सकते हैं। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, एक ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब पूरी तरह से सभी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा हुआ, इसीलिए बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कराया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालकर इसके बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर इसे हम उत्तेजित कर दे, तो यह भी संभव नहीं है। अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना भी संभव नहीं है। अक्रिय गैस के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्यों संभव नहीं है? तो इसका कारण है कि अक्रिय गैस का आयनन विभव अति उच्च होते हैं। अब आयनन विभव आयोनाइजेशन एंथैल्पी
आयनन विभव क्या है? आयनन विभव ऊर्जा का वह मान है जो ऊर्जा परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए परमाणु को देनी पड़ती है। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। और एक परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसे परमाणु का आयनन विभव कहते हैं। और सभी तत्व 118 तत्व में सबसे अधिक आयनन विभव किसका है? अक्रिय गैस का। 118 तत्वों में सबसे अधिक आयनन विभव किसका है? अक्रिय गैस का। अर्थात अक्रिय गैस के परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है और उतना ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन को निकालना व्यवहारिक नहीं है। हम उतनी ऊर्जा दे नहीं पाएंगे, इसीलिए आप इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं। अंदर इलेक्ट्रॉन तो प्रवेश करा ही नहीं सकते क्योंकि सारा सेल फुल है, तो आप बाहर भी नहीं निकाल सकते क्योंकि आयनन विभव अति उच्च है। इतना उच्च है कि इतनी ऊर्जा की व्यवस्था हो ही नहीं सकती है ताकि इसके इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालें। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान रखिए बोर्ड पर। तो आवर्त सारणी के वर्ग 18 में जो 6 गैस है उन्हें क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस को अक्रिय गैस इसलिए कहते हैं कि यह किसी भी अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता, किसी भी अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता है। अब अक्रिय गैस किसी भी अन्य तत्वों से अभिक्रिया क्यों नहीं करता है? तो इसके 2 कारण आप बता सकते हैं। पहला कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णतः अस्थायी होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णतः अस्थायी होता है। और दूसरा कि अक्रिय गैस का आयनन विभव अति उच्च होता है, अक्रिय गैस का आयनन विभव अति उच्च होता है। इसी कारण ये रासायनिक रूप से पूरी तरह अक्रिय या निष्क्रिय रहते। अब वर्ग 18 आवर्त सारणी के वर्ग 18 में जो 6 गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन, इसकी अगर उपस्थिति की बात करिएगा दोस्तों तो उपस्थिति संयुक्त रूप से तो इसकी हो ही नहीं सकती है क्योंकि यह किसी से अभिक्रिया करता ही नहीं है कि यौगिक बनाएगा। अक्रिय गैस संयुक्त अवस्था में पाए जाने की कोई संभावना तो है नहीं, यह संयुक्त अवस्था में पाया नहीं जा सकता है क्योंकि यह किसी से अभिक्रिया करता नहीं है। किसी से अभिक्रिया करेगा तब तो उसके साथ यौगिक बनाकर संयुक्त अवस्था में रहेगा। तो अक्रिय गैस संयुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं, यह केवल मुक्त अवस्था में रहते हैं। और मुक्त अवस्था की बात करिएगा तो मुक्त अवस्था के रूप में अगर गैस कहीं पर रहते हैं तो कहां रहते हैं? वायुमंडल में। और तो दूसरा पृथ्वी के भूपर पट्टी पर मुक्त अवस्था में गैसों का पाए जाने की कोई संभावना नहीं है। समुद्री जल में किसी गैसों का मुक्त अवस्था में पाए जाने की कोई संभावना नहीं है। अगर कोई गैस केवल मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है तो निश्चित तौर पर वो गैस कहां पर होगा? तो अक्रिय गैस का एकमात्र स्रोत पृथ्वी के विशाल पर्यावरण का वायुमंडल है, यहीं पर मौजूद है अक्रिय गैस। लेकिन वायुमंडल में अक्रिय गैस की उपस्थिति तो देखें तो वायुमंडल में अक्रिय गैस मात्र कितना है? 1%, यानी कि बहुत कम है दोस्तों। क्या है? बहुत कम। हमारे वायुमंडल में पृथ्वी के विशाल पर्यावरण में अक्रिय गैसों की उपस्थिति संयुक्त रूप से संभव ही नहीं है क्योंकि यह किसी से अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। पृथ्वी के विशाल पर्यावरण में अक्रिय गैसों की उपस्थिति संयुक्त रूप से संभव ही नहीं है क्योंकि यह किसी से अभिक्रिया ही नहीं करते हैं।
तो इसका मतलब है कि यह गैस अगर पर्यावरण में कहीं मौजूद है तो यह केवल मुक्त अवस्था में मौजूद हो सकता है। और यह अक्रिय गैस मुक्त अवस्था में अगर कहीं मौजूद है, कहां? दूसरा, कहीं मुक्त अवस्था में गैसों के पाए जाने की संभावना नहीं है तो वायुमंडल में पाए जाते हैं। लेकिन वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में भी अक्रिय गैस बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र कितना परसेंट? 1% है। मात्र कितना परसेंट? 1% है। उसमें भी 0.9% तो केवल ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन है। यानी कि वायुमंडल में जो 1% अक्रिय गैस है उसमें भी सबसे ज्यादा कौन है? ऑर्गन है। सबसे ज्यादा कौन है? और सबसे कम की बात करें तो वायुमंडल में सबसे कम कौन है? क्रिप्टॉन और जेनॉन। सबसे कम अक्रिय गैस जो वायुमंडल में है वो कौन है? क्रिप्टॉन और जेनॉन। और अगर रेडॉन की बात करेंगे तो रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। यानी कि अक्रिय गैस जो वायुमंडल में है उसमें भी 6 में केवल कितने हैं? 6 में केवल 5 ही है। 6 में केवल कितने हैं? 5। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं है? रेडॉन वायुमंडल में नहीं है। रेडॉन वायुमंडल में नहीं है। अब रेडॉन वायुमंडल में नहीं है तो यह कैसे प्राप्त होगा? तो वर्तमान समय में अगर रेडॉन की बात करिएगा तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम। रेडियम का परमाणु संख्या 88 और द्रव्यमान संख्या 226 होता है। और यह रेडियो एक्टिव होने के कारण यह एक अल्फा कण का क्या करता है? त्याग करता है। जैसे ही एक अल्फा कण का त्याग करेगा तो आप जानते हैं कि अल्फा कण निकलने से परमाणु संख्या में कितनी की कमी आती है? 2 की। और द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी आती है? और परमाणु संख्या 86। परमाणु संख्या 86 किसका होता है? रेडॉन का। किसका होता है? रेडॉन का। और 22 होगा। ओके ओके। हाँ, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होता है। 2 बस। तो अगर उपस्थिति को देखें तो संयुक्त अवस्था में अक्रिय गैस रह ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। और वायुमंडल में अक्रिय गैस भी है तो वो भी बहुत कम, मात्र 1%। उसमें भी सबसे ज्यादा कौन है? ऑर्गन है। सबसे कम क्रिप्टॉन और जेनॉन है। सबसे कम क्रिप्टॉन और जेनॉन है। बात रही रेडॉन की तो रेडॉन वायुमंडल में पाया, रेडॉन वायुमंडल में पाया नहीं जाता। रेडॉन वायुमंडल में पाया। वर्तमान समय में रेडॉन की प्राप्ति रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम से होती है। वर्तमान समय में रेडियम की प्राप्ति रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम से होती है। रेडियम रेडियो एक्टिव है और एक अल्फा कण त्याग करने के बाद रेडियम किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वर्तमान समय में अक्रिय गैस, इनर्ट गैस रेडियम का स्रोत क्या है? रेडियम। रेडॉन का स्रोत क्या है? रेडियम है। रेडॉन का स्रोत क्या है? रेडियम है। यानी कि इनर्ट गैस की उपलब्धता बहुत कम है कि ना है? वायुमंडल में जो इनर्ट गैस है वो भी बहुत ज्यादा है नहीं है, मात्र कितना है? 1%। वो भी 1% में अकेले 0.9% कौन है? 0.9% कौन है? ऑर्गन है। यानी कि अक्रिय गैस बहुत ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। अक्रिय गैस बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और रेडॉन तो पाए ही नहीं जाते हैं। वो तो रेडियम है हमारे पास कि उससे हम रेडॉन को प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत कम पाए जाने के कारण, बहुत कम पाए जाने के कारण इस अक्रिय या निष्क्रिय गैस को और किस नाम से जानते हैं? दुर्लभ गैस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दुर्लभ गैस के नाम से जानते हैं। अक्रिय या निष्क्रिय गैस को और किस गैस के नाम से जाना जाता है? दुर्लभ गैस के नाम से जाना जाता है। और दुर्लभ गैस इसे इसलिए कहते हैं, दुर्लभ गैस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वायुमंडल में बहुत ज्यादा पाए नहीं जाते। क्लियर? बात समझ गए? ए बाबू कहाँ है जी? जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, मोबाइलों किनने का पैसा नहीं रहेगा। ठीक है, पढ़ लीजिए। अभी
ध्यान रखिए, ये पढ़ाई सिर्फ आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप आने वाले जनरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, समझे कि ना। आपको नौकरी नहीं होगा, आपके बाल बच्चा को भी नौकरी होने में दिक्कत हो जाएगा। हाँ, ये जो सोच रहे हैं पढ़ रहे हैं और नौकरी हो जाएगा, सचेत हो जाइए। तो अक्रिय या निष्क्रिय गैस को और किस नाम से जानते हैं? दुर्लभ गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी उपस्थिति बहुत कम है, उसकी उपस्थिति बहुत कम है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम तो ये जान गए कि इनर्ट गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करते, अक्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करते, इसीलिए उन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। अभिक्रिया नहीं क्यों नहीं करते, इसके भी दो कारण बताए। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अत्यधिक उच्च आयनन विभव। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति 9 के बराबर होने के कारण इसे दुर्लभ गैस कहे। लेकिन अक्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यह मिथक अब टूट चुका है। अक्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यह मिथक टूट चुका है और इसको तोड़ने वाले हैं नील्स बार्टलेट। नील्स बार्टलेट ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जेनॉन की अभिक्रिया फ्लोरीन से करवाकर जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड जैसे यौगिकों का निर्माण कर दिए। बात को समझे कि नहीं समझे? नील्स बार्टलेट जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक हैं, ये लगभग 1962 ईस्वी में निष्क्रिय गैस जेनॉन की अभिक्रिया किससे करवाने में सफलता प्राप्त की। जैसे ही नील्स बार्टलेट ने जेनॉन का अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ करवाने में सफलता प्राप्त की, तो यह मिथक टूट गया कि अक्रिय गैस क्या हुआ। घुमा दीजिए। क्लियर? ध्यान दीजिए, जैसे ही ध्यान दीजिएगा, जैसे ही नील्स बार्टलेट ने जेनॉन की अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ करवाई, तो यह मिथक टूट। आज थोड़ा साउंड गड़बड़ है, ठीक है, हाँ छोड़ रहा है, बोल देना उसको, ठीक है। नहीं मतलब थोड़ा 1 सेकंड के लिए कभी छोड़ देता है, ठीक है, गड़बड़ नहीं है, मतलब 1 आध या सेकंड के लिए आवाज कभी कभी छोड़ दे रहा है, ये एक समस्या आज है, ठीक है। लेकिन इतनी भी समस्या नहीं है कि समझ में नहीं आए, ठीक है। हाँ, तो इसको कल ठीक कर लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि नील्स बार्टलेट ने जेनॉन की अभिक्रिया किसके साथ कराई? फ्लोरीन के साथ करवाई। तो जेनॉन का अभिक्रिया जब फ्लोरीन से हो गई, तब तो यह बात तो साबित हो गया कि अक्रिय गैस अभिक्रिया करते हैं। तो लंबे समय तक तो यही बुनियाद बनी हुई थी कि अक्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करते। लेकिन लगभग शायद 1962 ईस्वी का बात है, 1962 ईस्वी में नील्स बार्टलेट ने जेनॉन की अभिक्रिया, एक्स ही होगा, जेनॉन की अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ करवाकर इस मिथक को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया कि अक्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करते। तो अक्रिय गैस को अभिक्रिया कराने में पहली सफलता किन्हें मिली? नील्स बार्टलेट ने जेनॉन अक्रिय गैस को किसके साथ रिएक्ट करवा दिया? फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दिया। और जेनॉन फ्लोरीन के साथ मिलकर कई यौगिकों का निर्माण अब तक कर चुका है, जैसे ही जेनॉन की अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ संपन्न हुई, तो अब अक्रिय गैस को अक्रिय कहना सही नहीं रहा। तो वर्तमान समय की बात अगर आप करिएगा, तो वर्तमान समय में अक्रिय या
निष्क्रिय गैस अगर हम इसे कहें तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि अक्रिय या निष्क्रिय गैस इसे हम इसलिए कहें क्योंकि यह किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन नील्स बार्टलेट के प्रयोग ने साबित कर दिया कि नहीं, अक्रिय गैस भी अभिक्रिया करते हैं, और उन्होंने जेनॉन की अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ करवाने में पूरी सफलता प्राप्त की। तो इसीलिए वर्तमान समय में अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस के तुलना में इसे किस गैस के नाम से जाना जाता है? नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। किस गैस के नाम से? और नोबेल गैस इसे तब मिला जब नील्स बार्टलेट ने इसे अक्रिय गैस होने की जो अक्रिय गैस की जो इसके पास स्थिति थी उसको इन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं रहा। तो वर्तमान समय में अक्रिय गैस कहना उचित नहीं होगा, इसलिए इसके जगह पर वर्तमान समय में क्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? नोबेल गैस का। तो अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, दुर्लभ गैस, नोबेल गैस सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। और ये सब नाम इसे क्यों पड़ा, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? ये सब नाम इसे क्यों पड़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्लियर हो गया? बातों को समझ गए? कोई दिक्कत? अब यहां पर एक दिक्कत आपको हो सकती कि अगर फ्लोरीन इनर्ट गैस जेनॉन से अभिक्रिया किया है तो निश्चित तौर पर फ्लोरीन अन्य किसी इनर्ट गैस से भी अभिक्रिया करनी चाहिए। अगर आप ये देख लिए कि नील्स बार्टलेट ने जेनॉन की अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ करवा दिया, तो अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर फ्लोरीन जेनॉन के साथ अभिक्रिया कर सकता है तो फ्लोरीन क्रिप्टॉन के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है, फ्लोरीन हीलियम के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है, फ्लोरीन अन्य अक्रिय गैस से भी अभिक्रिया कर सकता है। तो बिल्कुल फ्लोरीन की अभिक्रिया क्रिप्टॉन के साथ करवाए जाने में भी वैज्ञानिकों को सफलता मिली है, लेकिन अन्य इनर्ट गैसों से फ्लोरीन की अभिक्रिया कराने में अभी भी वैज्ञानिकों को सफलता हासिल नहीं हुई है। हो सकता आने वाले समय में वैज्ञानिकों के पास यह सफलता हासिल हो। लेकिन इनर्ट गैस में वैज्ञानिकों ने सबसे ज्यादा जिस इनर्ट गैस पर अपना रिसर्च किए हैं वो कौन है? जेनॉन। अगर इनर्ट गैस इनर्ट गैसों में सबसे ज्यादा जिस इनर्ट गैस के रासायनिक गुणों की पड़ताल की गई है, जिस इनर्ट गैसों के बारे में सबसे ज्यादा अनुसंधान किए गए हैं वो कौन है? जेनॉन है। इसीलिए नोबेल गैस चैप्टर में एक शब्द बहुत प्रचलित है, और वो शब्द क्या है? वो शब्द ये है दोस्तों कि केमिस्ट्री ऑफ द नोबेल गैस, केमिस्ट्री ऑफ द नोबेल गैस इज द केमिस्ट्री ऑफ जेनॉन। केमिस्ट्री ऑफ द नोबेल गैस इज द केमिस्ट्री ऑफ जेनॉन। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? केमिस्ट्री ऑफ द नोबेल गैस इज द केमिस्ट्री ऑफ जेनॉन, यानी कि अक्रिय गैसों का रसायन शास्त्र जेनॉन का ही रसायन शास्त्र है। अक्रिय गैस का रसायन शास्त्र वास्तव में जेनॉन का ही रसायन शास्त्र है। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा हम अभी तुरंत बोले कि अगर किसी इनर्ट गैस के बारे में सबसे ज्यादा अनुसंधान यानी कि रिसर्च के कार्य हुए वो कौन है? जेनॉन। वैज्ञानिकों ने जिस अक्रिय गैस के सबसे ज्यादा रासायनिक गुणों की पहचान की है वो जेनॉन, और अंततः वैज्ञानिकों ने जिस अक्रिय गैस को सबसे पहले रिएक्ट कराने में सफलता प्राप्त की हुआ है जेनॉन। यानी कि आज वर्तमान समय में इनर्ट गैस के 6 इनर्ट गैस में वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा जिसके बारे में जानकारी है वो कौन है? जेनॉन। और यही कारण है कि केमिस्ट्री ऑफ द नोबेल गैस इज द केमिस्ट्री ऑफ जेनॉन। केमिस्ट्री ऑफ द नोबेल गैस इज द केमिस्ट्री ऑफ जेनॉन। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि 6 इनर्ट गैस में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक अनुसंधान किस इनर्ट गैस के बारे में हुआ है? जेनॉन के बारे में। वैज्ञानिकों ने सबसे ज्यादा किस इनर्ट गैसों के रासायनिक गुणों के बारे में पड़ताल की है? जेनॉन।
क्लियर हो गया? केमिस्ट्री ऑफ द नोबेल गैस इज द चैनल। क्लियर हो गया दोस्तों? सब के सब समझ में आ गया? बस इतनी बात तो समझना, इनर्ट गैस क्लियर, ठीक है, इनर्ट गैस क्लियर। लेकिन कुछ बात और भी जान लीजिए, ठीक है, ताकि रोचकता बनी रहे। अब जितने भी इनर्ट गैस है सभी अक्रिय गैस, सभी या निष्क्रिय गैस या दुर्लभ गैस या नोबेल गैस, सभी अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या दुर्लभ गैस या नोबेल गैस एक परमाणुक होते हैं। क्या होते हैं? एक परमाणुक, यानी मोनो एटॉमिक होते, एक परमाणुक होते। सभी अक्रिय गैस क्या होते हैं? एक परमाणुक होते हैं। सभी अक्रिय गैस क्या होते हैं? एक परमाणुक। अब एक परमाणु का मतलब आप समझ रहे हैं? एक परमाणु का क्या मतलब हुआ? एक परमाणु का क्या मतलब हुआ? एक परमाणु का मतलब हुआ कि अणुओं का निर्माण केवल एक परमाणु से हुआ। अणुओं का निर्माण केवल एक परमाणु से हुआ। और एक परमाणु के तत्व की सबसे बड़ी विशेषता होती है, एक परमाणु के तत्व की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि एक परमाणु के तत्व का जितना परमाणु द्रव्यमान होता है उतना ही उसका क्या होता है? आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट। जितना एटॉमिक वेट होता है उतना ही इसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। एक परमाणु का मतलब है कि जितना एटॉमिक वेट होता है उतना ही क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है। जितना एटॉमिक वेट होता है उतना ही क्या होता है? अब कहिएगा इस कैसे? तो अणुओं का निर्माण केवल कितने परमाणु से हुआ? इसीलिए इसे एक परमाणु कहते हैं। एक परमाणु अणु का निर्माण केवल एक परमाणु से हुआ है। तो अणु अगर केवल एक परमाणु से बना है तो बिल्कुल अणु का द्रव्यमान केवल एक परमाणु के बराबर, एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होगा। और ऐसी स्थिति में परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। उदाहरण के लिए कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 mu और हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 2 mu, क्योंकि आप जान चुके हैं कि हाइड्रोजन डायटोमिक, हाइड्रोजन 2 परमाणु है। हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण हाइड्रोजन के 2 परमाणु से हुआ, ये 2 परमाणु है। लेकिन अगर आप जानिए कि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, लेकिन अगर परीक्षा में हीलियम के परमाणु द्रव्यमान के अलावा हीलियम का आणविक द्रव्यमान पूछ दिया तो हीलियम का आणविक द्रव्यमान कितना? 4 mu। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान भी 4 mu है और हीलियम का आणविक द्रव्यमान भी कितना है? तो जो भी तत्व एक परमाणु होते हैं, जो भी तत्व एक परमाणु होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान एक दूसरे के बराबर हो। ऑर्गन का जितना परमाणु द्रव्यमान है उतना ही ऑर्गन का आणविक द्रव्यमान है। क्लियर हुआ? बात समझ गए? तो सभी अक्रिय गैस या दुर्लभ गैस या नोबेल गैस एक परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? एक परमाणु होते हैं। आइए दूसरी विशेषता को समझते हैं। दूसरी विशेषता कि जितने भी अक्रिय गैस हैं वो रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होते हैं। रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होते हैं। रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होते हैं। सभी के सभी अक्रिय गैस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के तरह ही रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होते हैं। अब आप कहिएगा ये गैस जलेगा कि नहीं जलेगा? तो जलने के लिए ऑक्सीजन से रिएक्ट होना बहुत जरूरी है। जलने के लिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होना बहुत जरूरी है।
और अगर यह किसी से अभिक्रिया नहीं करता तो यह ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया करेगा। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि जो इनर्ट गैस होते हैं दोस्तों, जो इनर्ट गैस होते हैं वो किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो मतलब वो ना तो जलेगा और ना ही जलने में किसी की सहायता करेगा। इनर्ट गैस ना स्वयं जलती है ना किसी को जलने में सहायता करती है। इनर्ट गैस ना तो स्वयं जलती है ना किसी को जलने में सहायता करती है। तो सभी के सभी इनर्ट गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। यह गैस ना तो ज्वलनशील है और ना ही यह गैस किसी अन्य पदार्थों को जलने में सहायता करता है। तीसरा, नोट में थोड़ा गलती है, इसको सही करिएगा। अक्रिय गैस जल में अत्यंत ही कम विलेय होते, अत्यंत ही कम विलेय होते हैं। नोट में दिया है कि अत्यधिक विलेय होते। नोट में अक्रिय गैस के गुणों के बारे में यह दिया गया है कि अक्रिय गैस जल में अत्यधिक घुलनशील है, जबकि इसका ठीक उल्टा हुआ है। अक्रिय गैस जल में बहुत कम, इसीलिए हम लिखे अत्यंत ही कम घुलनशील है, नहीं घुलता जल में, नहीं घुलता है जल में। इन गैसों का अगला गुण आपको याद रखना है कि इन गैसों का द्रवनांक तथा क्वथनांक अन्य सभी तत्वों की तुलना में, अन्य सभी तत्वों के तुलना में अत्यंत ही कम होता है, अत्यंत ही कम होता है। और 118 तत्व में अगर सबसे कम किसी का द्रवनांक है तो वो किसका है? हीलियम का। हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 4 केल्विन। 4 केल्विन टेम्परेचर पर हीलियम गैस से द्रव में बदलता है। 4 केल्विन पर हीलियम गैस से द्रव में बदलता है। इससे कम मेल्टिंग पॉइंट किसी अन्य तत्व का नहीं है। तो सभी तत्वों में अगर सबसे कम किसी का मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम किसी का बॉइलिंग पॉइंट अगर है तो वह किसका है? इनर्ट गैस का। और हीलियम भी इनर्ट गैस है। हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 4 केल्विन होता है। हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 4 केल्विन होता है। 4 केल्विन से कम किन्हीं अन्य तत्वों का मेल्टिंग पॉइंट है ही नहीं। और एक अगला गुण आप याद रखिएगा कि अक्रिय गैस रबर, कांच, प्लास्टिक, रबर, कांच, प्लास्टिक से होकर, अक्रिय गैस रबर, कांच, प्लास्टिक से होकर विसरित हो सकता है। क्या हो सकता है? विसरित हो सकता है। जैसे प्लास्टिक का टुकड़ा है और उसको इनर्ट गैस में डाल दीजिए, सारा इनर्ट गैस का परमाणु उस प्लास्टिक के भीतर समा जाएगा। इनर्ट गैस का परमाणु कांच के भीतर समा सकता है। इनर्ट गैस का परमाणु प्लास्टिक के भीतर समा सकता है। तो इनर्ट गैस के बारे में इन 5 गुणों को याद रखना है। इनर्ट गैस एक परमाणु होते हैं, उनका परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बराबर होते हैं। इनर्ट गैस जल में अत्यंत ही कम विलेय होते हैं। इनर्ट गैस रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन होते हैं। इनर्ट गैस का द्रव्यमानक, क्वथनांक अन्य सभी गैसों के तुलना में सबसे कम होता है। इनर्ट गैस रबर, कांच, प्लास्टिक से होकर विसरित हो सकता है। विसरित होने का मतलब समझे कि नहीं समझे? ठीक है, प्लास्टिक हो गया,
स्पॉन्ज हो गया या रबर हो गया, उसके परमाणुओं के बीच इनर्ट गैस का परमाणु आसानी से समा सकता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? और इस तरह से इनर्ट गैस का जो भी कॉन्सेप्ट था वो हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावे अन्य किसी कॉन्सेप्ट का खोज जारी है। इतनी ही बात याद रखना है। केमिस्ट्री ऑफ द नोबेल गैस इज द केमिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री ऑफ द नोबेल गैस इज द केमिस्ट्री ऑफ। क्लियर? अब इनर्ट गैस के उपयोग क्या हैं? तो एक तो है नहीं, रहता तब तो हम उपयोग करते हैं। जो हल्का फल्का है उसकी क्या उपयोगिता है वो आप हम देख लीजिए नोट में। ऑर्गेनिक की शुरुआत आज नहीं करेंगे। क्या देख रहे हैं? क्या है? अरे तुम नोट को छुपा के देख रहे, बाहर निकालिए। हम तो डर गए अंदर में क्या है। ऑनलाइन वाले दोस्तों, इनर्ट गैस समाप्त और इस तरह से नॉन मेटल समाप्त। हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। ऐसी पर हम गड़बड़ सरबर बोलते हैं। हल्ला मत करिए, हल्ला मत। बाबू हम अपने लफुआ एक नंबर का, ठीक है। मारने लगेंगे कोई न बचाएगा यहाँ पर। जो भी होगा बाहर में होगा, ठीक है। इसीलिए मर्यादा बना के रखिए, हम सबका सम्मान करते हैं। गड़बड़ सरबर करिएगा तो फिर हम, एक तो आपको पढ़ाई के टेंशन में तो गड़बड़ सरबर नहीं गया, क्योंकि आपका पढ़ाई सिर्फ आपके लिए नहीं हो रहा, आपके आने वाली जनरेशन के लिए पढ़ाई। तो समझिए इसको। तो इससे पहले क्लास में कुछ उल्टा सीधा बोले थे एगो लड़का को, रोशन आनंद को बुझा के बोल रहा था, बिट्टू झा ऐसे, बिट्टू झा वैसे, ठीक है, सही बोले। तो हमको सर फोन किए कि क्या क्या कर देते हैं क्लास में। कल क्लास में कोई रंगदारी करेगा उससे बड़ा रंगदार हम खुद हैं। उसको जो करना होगा सड़क पर करेगा, क्लास में पहले उसको इलाज पूरा कर देंगे हम, ठीक है। अब बाद में रोड पर क्या होगा कौन देख रहा है, ठीक है। हल्ला मत करिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अरे ध्यान दीजिए। और पीछे में खड़ा कौन कौन है? पीछे में खड़ा मत रहिए, जिनको क्लास करना है बैठिए, बाकी सारा बाहर निकलिए, ठीक है। नहीं, जो भी स्टाफ पीछे में खड़ा रहते हैं, अगर पीछे में कोई स्टाफ है तो वो बैठिए, बाकी किसी को क्लास नहीं घुसना है, क्लास में कुछ भी हो जाए। अब 10 आदमी मिलकर पढ़ रहा हुआ, एक आदमी खड़ा है तो ध्यान भटकता है विद्यार्थी का, ठीक है ना। तो ऐसा मत करिए, जो भी पीछे में जो भी स्टाफ है क्लास शुरू होते हैं बैठ जाइए, कोई दिक्कत है किसी को तब उठिए। अब बाकी क्लास चलते वक्त किसी को प्रवेश नहीं करने देना, चाहे वो कोचिंग का स्टाफ है या कोई भी है। क्लास चलते वक्त रोशन आनंद छोड़कर क्लास में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। नहीं देख रहे कुछ स्टाफ डायरेक्ट क्लास में घुस जाता है। क्लासरूम में जिसका ड्यूटी लगा है सिर्फ वही रहिएगा। तो इनर्ट गैस का उपयोग एक बार देख लीजिए ना, कोई दिक्कत है तो हम डील कर देंगे ना। अभी हीलियम का पॉइंट नंबर 3 देखें, हीलियम का पॉइंट नंबर 3।
धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए हीलियम का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, धातु का वेल्डिंग करने में अगर हवा है चारों तरफ तो वहां ऑक्सीजन है, तो वेल्डिंग करने में अगर हवा का ऑक्सीजन डिस्टर्ब कर रहा है तो हवा को हटाना है। हवा को हटाना संभव नहीं है तो तत्काल वहां हीलियम छोड़ देंगे। हीलियम सबको क्या कर देगा? हटा देगा। और हीलियम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि वे इनर्ट गैस है, किसी से अभिक्रिया करेगा नहीं। तो वही बात लिखा हुआ है कि धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने हेतु हीलियम का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? हीलियम का इस्तेमाल होता है। क्लियर? एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि अगर हम किसी दो धातु को जोड़ रहे हैं तो उस प्रक्रिया को वेल्डिंग कहा जाता है। यह बात तो आप जानते होंगे। धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेल्डिंग। वेल्डिंग करने में अगर वायु का ऑक्सीजन डिस्टर्ब कर रहा है तो उस ऑक्सीजन को हटाना संभव नहीं हो पाता है। तो आसपास हम ढेर सारे हीलियम गैस छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन वहां से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब वहां पर चारों तरफ हीलियम गैस आ गया। हीलियम गैस जो है किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी वेल्डिंग की प्रक्रिया को डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि वे स्वयं इनर्ट है। वे स्वयं इनर्ट है। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? नियोन गैस का उपयोग निम्न दाब पर विद्युत प्रयोग पर सिंदूर जैसे लाल रंग में चमकता है, जिसके कारण इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के लैंप, बल्ब, ट्यूबलाइट, वायुयान के संकेत देने तथा विज्ञापन के क्षेत्रों में किया जाता है। अब नियोन गैस क्या है? नियोन गैस का सबसे बड़ी खासियत है कि नियोन गैस में इलेक्ट्रिक विद्युत जैसे ही जाता है वह लाल रंग में चमकने लगता है। इसीलिए सिग्नल देने वाले लाइट में किस गैस का इस्तेमाल होता है? नियोन। उसकी खासियत है कि जैसे उसमें विद्युत जाएगा वो लाल लाल चमकेगा। जैसे उसमें विद्युत जाएगा वो लाल लाल चमकेगा। क्लियर? क्या? विज्ञापन का मतलब ये बोर्ड है, इसके भीतर हम नियोन गैस भर देंगे तो विद्युत धारा देंगे तो वो लाल लाल चमकेगा। लाल रंग की चमक बहुत दूर तक दिखाई पड़ती है। तो विज्ञापन मतलब साइन बोर्ड नहीं होता जी। विज्ञापन बोर्ड ये जैसा चीज को साइन बोर्ड कहते हैं, वो रात में चमकता है तो उसमें नियोन का ही इस्तेमाल किया जाता है चमक लाने के लिए। क्लियर? अगर हम नियोन का इस्तेमाल करेंगे उसकी चमक बहुत ज्यादा होगी। और खासकर नियोन का सबसे बड़ा इस्तेमाल गाड़ी के पीछे पट्टी बनाने के लिए होता है। गाड़ी के पीछे एक लाल रंग की पट्टी लगी होती है और उसकी खासियत है कि जैसे उस पर प्रकाश पड़ेगा उसमें तेज चमक होगी। वो किसकी पट्टी होती है? नियोन पट्टी होती है। हाँ, रोड पर भी लगा होता है। ठीक है, उसको नियोन पट्टी कहते। क्या कहते हैं? नियोन पट्टी। यानी कि वो जो कंपाउंड जिससे बना हुआ है उसमें नियोन की भी उपलब्धता है, नियोन भी पाए जाते हैं। और तो नियोन पट्टी की सबसे बड़ी खासियत कि प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके वो लाल रंग में चमकता है। इसीलिए उसको गाड़ी के पीछे जिसमें बैकलाइट नहीं रहते हैं या बैकलाइट जिसके अप्रभावी होते हैं उसमें नियोन पट्टी लगा दिया जाता है। पीछे से गाड़ी का जैसे फोकस पड़ेगा प्रकाश नियोन पट्टी पर पड़ेगा, तेज चमक पैदा होगी ताकि पता चल जाएगा गाड़ी वालों को आगे कोई गाड़ी है। तो ऐसे गाड़ी, बड़े बड़े गाड़ी जिसके बैक लाइट और प्रभावी होते हैं, मतलब लगे भी होते हैं, तो गाड़ी के तुलना में उस लाइट की जो डेंसिटी होती है, घनत्व छोटा होता है, वे पूरी तरह से गाड़ी के आकार को दर्शा नहीं पाता है। इसलिए उसमें नियोन पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। नियोन का वो रेडियम पट्टी है। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा गलती कर दिए। वो रेडियम पट्टी है, सॉरी, नियोन पट्टी हम बोल रहे थे, मिस्टेक कर रहे थे। क्या है? रेडियम पट्टी होता। अभी सुमित कुमार दुबे बता रहा है वो नियोन पट्टी नहीं होता, वो क्या होता है? रेडियम पट्टी। थोड़ा सुधार कर लीजिए, वो रेडियम पट्टी होता है। ठीक है, मिस्टेक से ध्यान एकाएक चला गया। क्योंकि नियोन की खासियत है कि उसमें विद्युत जाएगा तब चमकेगा, प्रकाश ऊर्जा से वो
नहीं चमकेगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, एक बार सुधार कर लीजिए कि गाड़ी के पीछे जो बैक में पट्टी होती है वो रेडियम पट्टी होती है। क्या होती है? रेडियम पट्टी होती है, नियॉन पट्टी नहीं होती है। ध्यान दिया आप? सुधार लिए। अभी जो बात बोले वो गलत था, नियॉन पट्टी नहीं होती, क्या होती है? रेडियम पट्टी होती है। रेडियम में प्रकाश ऊर्जा जाने के बाद वो चमक पैदा करता है, और नियॉन जो है उसमें विद्युत ऊर्जा जाने के बाद वो चमक पैदा करेगा। क्लियर? तो थोड़ा सुधार लीजिएगा दोस्तों। रेडियम पट्टी, ओके। सुमित कुमार दुबे, ओके, क्लियर। कोई दिक्कत समझ में आ गया? आप ध्यान दीजिए, पूरा नॉन मेटल, हम अपना बड़ाई कभी नहीं करते हैं लेकिन बता दे रहे हैं, पूरा नॉन मेटल इतना ज्यादा कवरेज के साथ, या तो आप +2 में पढ़े होंगे या अभी पढ़े, ये बात कहने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना नॉन मेटल का कवरेज हम आपको दिए हैं, पहले सुन लीजिए, अब बातों को सुनिएगा नहीं। जितना नॉन मेटल का कवरेज हमने आपको दिया है, उतना कवरेज या तो +2 में आपको दिए होंगे शिक्षक, और उसके बाद सबसे ज्यादा कवरेज हम दिए हैं। इसलिए एक उपाधि तो हमको दे ही दीजिए कि सबसे ज्यादा पटना में नॉन मेटल पढ़ाने वाला। क्लियर? तो कल संडे है, क्वेश्चन रेडी रहिएगा। अगले क्लास में ऑर्गेनिक से मुलाकात करवाएंगे और अगले सप्ताह केमिस्ट्री समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है? बस एक सप्ताह और केमिस्ट्री का इंतजार। मिलिए अगले क्लास में दोस्तों। क्या हुआ? ओके, और मिस्टेक से नियॉन और रेडियम में थोड़ा हम डिफरेंस करना भूल गए। मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है एवरीबॉडी, गुड नाइट।